नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल KK गुरु पर। तो इससे पहले कि हम BSSC का कुछ सवाल करें तो कुछ समझा देते हैं आप लोगों को। एक बात सुन लीजिए। देखिए, दुनिया में कोई भी इंसान हो, किसी भी इंसान की जो सफलता होती है ना, उसके चाहत पर निर्भर करती है। आपकी चाहत किस में है, आपकी सफलता उसी में होगी, और ये सत्य है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। आपकी चाहत यदि लड़कियों में है तो आपको लड़कियों से दोस्ती होगी। आपकी चाहत यदि दोस्तों से बातें करना है तो दोस्तों में आपका रिलेशन अच्छा होगा। आपकी चाहत यदि पढ़ाई में है तो आपको पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। यही एक ही लाइन है, 100 लाइन का एक लाइन है कि किसी भी इंसान की सफलता उसके चाहत पर निर्भर करती है, और सफलता की पहचान होती है संघर्ष। जिस क्षेत्र में आपको लग रहा है कि मैं इस क्षेत्र में थोड़ा संघर्ष कर रहा हूँ, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप सफलता के राह पे चल रहे हैं। बिना संघर्ष का सफलता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? जहाँ संघर्ष है वहीं सफलता है, और जहाँ सफलता है उससे पहले संघर्ष है, और यही सत्य है। तो अब आप लोग खुद में कभी जब बैठोगे ना, तो आप लोग खुद में एहसास करके देखिएगा कि वास्तव में मेरी चाहत किस तरफ है, जो सच्चाई है। आप खुद में एक बार सोच के देखिएगा कि आपकी वास्तव में चाहत किधर है। आप पढ़ रहे हैं, ये आपकी चाहत है या चाहत कहीं और है? तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी पढ़ाई में चाहत तो है लेकिन आज तक हम सक्सेस नहीं हुए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सक्सेस नहीं हुआ। जब तक जो बंदा जिसमें चाहत दिखाता है तब तक वो सफल होता है। एक बात लिख लीजिएगा, खुद में गौर करके देखिएगा कि जब तक आप पढ़ाई में चाहत दिखाए होइएगा, आप अपने ग्रुप का अच्छा स्टूडेंट रहे होइएगा। जिस दिन आपका चाहत बदल जाता है उस दिन से आप सफलता से दूर हो जाते हो, और तभी आप सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन कुछ लोग बस बदनाम कर देता है कि मैंने इतना दिन तक पढ़ाई किया और मेरी चाहत भी पढ़ाई में थी, फिर भी मैं सफल नहीं हुआ। लेकिन उसने गौर नहीं किया है कि भाई तू जब तक चाहत दिखाया है तब तक सफल था। एक बार झांक के तो देखो कि ग्रुप में तेरी रैंक क्या था उस समय। समझ रहे हैं ना? तो ये बातें होती है। तो आप लोगों को अगर संघर्ष लग रहा है तो समझ जाइएगा कि कुछ सफलता के राह पे है। तभी लगेगा कि तभी आपको चाहत आती नहीं है। सफलता पाने के लिए चाहत लाना पड़ता है भाई साहब, समझे ना? चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं 2017 का ये BSSC में पूछा गया सवाल है। तो पहला सवाल है हमारा, मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस का परीक्षण यात्रा दिल्ली से कहाँ तक की गई थी? 2016 में जो गतिमान एक्सप्रेस प्रारंभ किया गया था वो दिल्ली से कहाँ तक उसे जोड़ा गया था? तो देख लेते हैं। देखिए, रेलवे सुरक्षा आयोग ने 1989 में एक अधिनियम आया था। 1989 का अधिनियम। उन्नीस का अधिनियम के तहत रेलवे सुरक्षा आयोग लाया गया था। रेलवे सुरक्षा आयोग, और इसकी स्थापना की गई थी लखनऊ में। तो इसका अभी मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में ही है। रेलवे सुरक्षा आयोग का जो मुख्यालय वो कहाँ है? लखनऊ में। तो 1989 का जो अधिनियम आया था उसके तहत ये रेलवे सुरक्षा आयोग बैठाया गया लखनऊ में, और इस अधिनियम के तहत कई कानून लाए गए थे। समझ रहे हैं ना? सुरक्षा से संबंधित कई कानून लाए गए थे। जैसे अगर बात करें हम एक्ट 145, तो एक्ट 145 के तहत ये कहा गया था, अधिनियम 1989 के तहत, कि यदि कोई बंदा रेलवे पटरी पर खड़ा होकर के सेल्फी ले रहा है, जो बहुत एकदम ऐसे करके जो सेल्फी लेता रहता है, खिंचा करके, ये देखो हम यहाँ जा रहे, दिल्ली से मुंबई, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तरह तरह का लोग सेल्फी लेते रहता है। तो जो लोग एक्ट
145 कहता है रेलवे सुरक्षा आयोग के तहत कि अगर कोई बंदा रेलवे पटरी पर अगर सेल्फी लेता है या पटरी के कॉर्नर पर भी सेल्फी लेता है तो उसे अपराधी घोषित किया जाएगा। तो एक्ट 145 के तहत सेल्फी लेने वाले को पटरी पर, ऐसा नहीं कि हर जगह, नहीं तो मारा जाएगा, रेल की पटरी पर या पटरी के कॉर्नर में कहीं पे भी पटरी पर सेल्फी लेने वाले को अपराधी माना जाता है। लेने वाले को अपराधी माना जाता है और पकड़ा जाने पर उसे या तो 1000 रुपया की जुर्माना होती है या 6 महीने की जेल होती है। समझ रहे हैं ना? और इसे 1000 रुपया जुर्माना या 6 महीने की 6 मंथ की सज़ा। समझ गए? उसके बाद इसी आयोग ने, रेलवे आयोग ने एक और एक्ट है इसका 153, अच्छा 145 और 47 यही कहता है, दोनों सेल्फी लेने से संबंधित है कि बड़ा जो जाते हैं एकदम क्या बोलते हैं स्टेशन के कॉर्नर पर जाकर खिंचाते हैं, ये देखो शहीद एक्सप्रेस आ रहा है। समझ रहे ना? तो ऐसा नहीं कि आप जाके खिंचा लीजिएगा, पकड़ा गए तो फिर थूड़ देगा अच्छा से। समझ गए ना? चलिए मिटा दें। उसके बाद कहता है 153 इसी का एक्ट है, वो कहता है कि यदि रेल में सवार यात्रियों को यदि आपके वजह से कोई घटना होती है या कोई नुकसान होने की संभावना होती है तो आपको 6 साल की जेल हो सकती है एक्ट 153 के तहत। समझ रहे हैं? तो ये तो रहेगी सिर्फ सेल्फी लेने वाली बात। चलिए अब 153 एक्ट धारा 153 के तहत 6 साल की सज़ा सुनाई जाएगी, 6 साल की। किस लिए? जब आपके वजह से रेल यात्रियों को किसी तरह की घटना होती है या घटना की संभावना अगर होती है तो भी आपको 6 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। समझ रहे हैं? चलिए 6 साल सेल्फी लेने वाले को 6 महीने। हाँ, और अगर आपके वजह से अगर रेल यात्रियों को अगर कोई नुकसान होती है या कोई घटना होने की संभावना होती है तो आपको पकड़ करके 6 साल की सज़ा कर देगा वो। समझ गए? मिटा दें। चलिए तो ये था 153 के तहत। तो 2014 में इस रेलवे सुरक्षा आयोग से सुरक्षा को लेकर के एक आवेदन किया गया और इसे 15 में घोषणा भी तैयार कर दिया गया और मार्च 2016 में ये गतिमान एक्सप्रेस प्रारंभ किया गया था। और ये गतिमान एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक जाती है तो हाई देखिए, यहाँ पे छोटा सा इंडिया बना देते हैं, है यहाँ पे। चलिए तो ये हो गया हमारा दिल्ली, ये हो गया हमारा यूपी, ये हो गया हमारा एमपी। तो ये दिल्ली से लेकर के और आगरा तक शुरू की गई थी। ठीक है? तो आपका जो आंसर है यहाँ कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की यात्रा दिल्ली से कहाँ तक की गई थी तो आगरा तक। और दिल्ली का स्टेशन है वो कहाँ से खुलता है तो दिल्ली में एक स्टेशन है हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन, समझे? जंक्शन है वो, इस स्टेशन का नाम है, चलिए हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन। यहाँ से स्टार्ट होती है, ये दिल्ली में है और ये जाती है आगरा तक। समझ गए? अभी फ़िलहाल ये 2016 की बात कर रहे हैं हम। अभी फ़िलहाल इसे बढ़ा करके ये यूपी से फिर ले आया गया है इसको एमपी के बॉर्डर के आसपास वीरांगना झांसी जंक्शन तक। समझ रहे ना? जो बुंदेलखंड, समझ गए? तो एक और आपका ये सवाल आ रहा है कि भारत में सबसे अधिक तेज़ चलने वाला ट्रेन कौन सा है? गतिमान एक्सप्रेस है फ़िलहाल। समझ रहे ना? हाँ, तो इसका स्पीड भी बढ़ा दिया गया है अभी और इसे आगरा तक शुरू में था और इसे बढ़ा कर कहाँ ले गया गया? झांसी तक। ये यहाँ देख लीजिए मैप में, आगरा से फिर ये आ गया झांसी, वीरांगना झांसी। समझ गए?
इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। किस अधिनियम के तहत ये रेलवे सुरक्षा आयोग आया गया था? 1989 अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए उसमें किन किन को सज़ा मिलेगी मालूम हो गया? 145 के तहत 145 से 6 महीने की 145 के तहत किसको सज़ा सुनाई जाएगी? सेल्फी लेने वाले को। और 153 के तहत जिसके वजह से रेल यात्रियों को घटना हो या घटना की संभावना हो। ठीक है, चलिए आगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस का परीक्षण दिल्ली से कहाँ तक किया गया था? आगरा तक। ओके, ये हो गया क्लियर। अगला सवाल है हमारा, किसका उपनाम द वॉल है? तो बहुत सारे भारत में ऐसे खिलाड़ी हुए हैं, सबका कुछ न कुछ उसके खेल के वजह से, उसकी आदतों की वजह से सबका नाम रख दिया गया है। समझ रहे ना? जैसे अगर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो उसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है, माही भाई को, है कि नहीं? तो देख लेते हैं किनका किनका है। तो अगर फिलहाल हम बात कर लेते हैं सचिन से। सचिन का उपनाम बताइएगा आप लोग। मास्टर ब्लास्टर, समझ रहे ना? तो मास्टर शॉर्ट में लिख दे तो चलेगा, ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर। गांगुली की बात करें तो बिल्कुल सही जवाब। अगर गांगुली से अगर ना याद रहे तो इतना बात ध्यान में रखिएगा, बंगाली को अक्सर दादा कहा जाता है। जैसे मिथुन दादा का नाम सुने होगा, मिथुन का तो याद नाम ही होगा, तो मिथुन दादा बंगाली थे इसलिए उनको दादा कहा जाता है। अब ये सोनू दा, कुमार सानू, इसको भी सोनू दा कहा जाता है। तो ये सौरव गांगुली भी बंगाल के थे, समझ रहे हैं ना? इसलिए इसको दादा के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे दादा कहा जाता था। धोनी का नाम है मालूम है? कैप्टन कूल। अच्छा, उसके बाद बात करें हम जगवाल। जगवाल थे एक जो कर्नाटक के थे, समझ रहे ना? तो जगवाल को मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था, समझ रहे ना? और मैसूर कहाँ है भाई? तो मैसूर है हमारा दक्षिण भारत में ही है मैसूर, कर्नाटक में है, कर्नाटक में ही है मैसूर। ये जो अंग्रेज जब आया था तो एक लड़ाई लड़ी गई थी जिसमें उसका जो क्या बोलते हैं ना, ये मैसूर की लड़ाई पढ़े हैं ना इतिहास में? चलिए पढ़ाएंगे तब, ठीक। जो चलिए हैदर अली के साथ भी उस समय था। तो ध्यान दीजिए, मैसूर एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? जगवाल को। ये कर्नाटक के थे और मैसूर कहाँ है? उधर ही है, इसलिए इसे मैसूर एक्सप्रेस कहा जाता है। कहा जाता है कि 1992-91 में ये भारत का सबसे तेज गेंदबाज थे, समझ रहे ना? इसलिए इसका उपनाम क्या था? मैसूर एक्सप्रेस, समझ गए? उसके बाद मेजर ध्यानचंद का उपनाम बताइए आप लोग। मेजर ध्यानचंद का उपनाम तो हॉकी का जादूगर। इसका ऑटोबायोग्राफी था और इसे हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता था? मेजर ध्यानचंद को। उसके बाद बात करें हम पीटी ऊषा। तो दो यहाँ से इसके नाम से ही आप लोग सिर्फ नाम से इसका जो है उपनाम याद रख सकते हैं। पीटी से देखिए, पी से पीटी इसका नाम हो गया, और पी से याद रख सकते हैं पाइले एक्सप्रेस। तो पीटी ऊषा को पाइले एक्सप्रेस के भी नाम से जाना जाता था, समझ रहे ना? उसके बाद इसका नाम ऊषा है। ऊषा से एक चीज़ याद रख सकते हैं, उड़ने वाली या उड़न पड़ी। इसका एक और उपनाम था उड़न पड़ी, समझ गए ना? उड़न पड़ी किसे कहा जाता था? पीटी ऊषा को। तो बस ये नाम से याद रख लीजिएगा, पी से पीटी, पी से पाइले एक्सप्रेस, ऊषा इसका नाम है और उसे उड़न पड़ी, ठीक है? चलिए उसके बाद बात करें, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है बाबा। हरभजन, तो आखिर इसे टर्मिनेटर क्यों कहा जाता है? टर्मिनेटर नहीं, टर्मिनेटर, बॉय मौ नहीं, टर्मिनेटर क्यों कहा जाता है? टर्मिनेटर जो होता है एक मशीन में लगा होता है, उसका काम होता है रोकना, समझ रहे ना? किसी पे पाबंद कसना। और ये खिलाड़ियों को रोकते थे अपने बॉल से रन बनाने से, समझ रहे ना? इसलिए इसको टर्मिनेटर कहा गया, समझे? जो मशीन में लगा होता है, तो इसलिए इसे हरभजन सिंह को क्या कहा जाता था?
टर्बोनेटर। अब बात आ जाते हैं हम राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ के बारे में आप लोगों में से सुने हो? हाँ, कोच है। इसके अलावा क्या जानते हैं आप राहुल द्रविड़ के बारे में? राहुल द्रविड़ टेस्ट के सबसे बहुत महान खिलाड़ी रह चुके हैं, समझ रहे हैं ना। सबसे ज़्यादा अगर भारतीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अधिक बॉल खेलते थे तो वो राहुल द्रविड़ थे टेस्ट मैच में। और ये जब इसे संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता था। कभी इंडियन टीम अगर लड़खड़ाती थी तो अगर एक बार ये क्रीज पे खड़ा हो गया तो इसे आउट करना अच्छे देश को सोचना पड़ता था। अच्छे बॉलर का पसीना छूट जाता था राहुल द्रविड़ को आउट करने के लिए, समझ रहे हैं ना। इसलिए इसे दीवार कहा जाता था। टेस्ट का दीवार राहुल द्रविड़ को कहा जाता था। और जब एक बार क्या बोलते हैं, रिबॉक की शायद प्रचार हो रही थी, प्रचार करना था, ये ऐड की शूटिंग करना था, तो जितने लोग इसके ऐड के शूटिंग में गए थे तो सब लोगों को उपनाम दिया जा रहा था, किसको क्या उपनाम दिया जाए। तो उपनाम देने वालों ने सोचा कि जिसका जैसा गुण है उसी के हिसाब से नाम दिया जाएगा। तो ये खेलते थे तो बहुत लंबे समय तक टिकते थे, एक दीवार की तरह खेलते थे। इसलिए एक ऐड के दरमियान इसे एक उपनाम दिया गया था, द वॉल। वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार। इसलिए इसे नाम दिया गया था द वॉल, समझ रहे ना। और ये 2017 में पूछा हुआ सवाल है, किसका उपनाम द वॉल है? तो किसका है? राहुल द्रविड़ का। ठीक है। एक हमारे भारत के धावक हुए हैं, शायद खिलाड़ी थे ना, मिल्खा सिंह, तो उनका एक उपनाम है फ्लाइंग सिख। तो फ्लाइंग सिख वैसे भी देखिए, फ्लाइंग सिख जो होता है सिखों का होता है, और वो भी पंजाब के थे मिल्खा सिंह, समझ रहे ना। तो याद रख लीजिएगा, उतना नाम से स्पष्ट है। मिल्खा सिंह का उपनाम है फ्लाइंग सिख। मिटा दें? चलिए, पीटी ऊषा का 2 उपनाम है, पायले एक्सप्रेस और उड़न पड़ी, और दोनों उसके नाम से ये स्पष्ट है। चलिए, ये हो गया किसका उपनाम है, ये खत्म हो गया। अगला है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, रेड क्रॉस आखिर है क्या? तो देखिए बुआ, रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, समझ रहे हैं ना। और ये क्या करती है, किसी भी युद्ध में जो सैनिक घायल होते हैं, जो समस्या में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, उसकी सुरक्षा प्रदान करना ये रेड क्रॉस की जिम्मेदारी होती है, समझ रहे हैं ना। और किसी भी देश का हो तो ये इसलिए तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहा गया है। हालांकि अभी सभी देश ने लगभग अपना अपना रेड क्रॉस बना लिया है अपने सैनिकों की सुरक्षा देने के लिए। लेकिन सबसे पहले बात करें तो 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जब यूरोप में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी तो देखा कि उस लड़ाइयाँ में जो सैनिक लोग थे वो बहुत घायल होते थे, और सिर्फ उपचार के वजह से बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो जाती थी, समय पर उचित इलाज नहीं मिलने के कारण। इसलिए उस समय, और हेनरी ड्यूनेंट एक बहुत बड़े लेखक भी थे और व्यवसायी थे, ये एक बिजनेसमैन थे। तो इन्होंने देखा कि यदि इस सैनिकों के लिए अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई व्यवस्था बनाई जाए और उसे इलाज किया जाए तो बहुत सारे सैनिकों को बचाया जा सकता है। इसलिए उसने रेड क्रॉस के नाम से एक संस्था बनाई जिसका मुख्यालय है अभी स्विट्जरलैंड, जिनेवा में इसे स्विट्जरलैंड जिनेवा में, समझ रहे हैं ना। ये इसका अभी मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। इसका संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट। अभी लगभग सबका हो गया है। भारत का भी अपना रेड क्रॉस है, ब्रिटेन ने भी अपना बना लिया है, सब ने अपना अपना रेड क्रॉस बना लिया है। तो 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था, इसीलिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के नाम से मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस।
ठीक है ना। हेनरी ड्यूनेंट, ये एक लेखक और व्यवसायी थे। लेखक, व्यवसायी, जो भी, मिटा दें। अगला सवाल है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्ज़रलैंड या जेनेवा, जो आपको ऑप्शन में रहेगा तो वो मार दीजिएगा। फिलहाल आपके 2017 वाला जो है उसमें ऑप्शन में है स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना। और ये रेड क्रॉस क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मिटा दें। चलिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। इसका स्थापना कब किया गया था? 1863 में। कहाँ किया गया था? स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, ठीक है ना। चलिए, और इसकी स्थापना किस लिए की गई थी? युद्ध में घायल सैनिकों की इलाज करने के लिए, ठीक है, सेवा देने के लिए। चलिए, ये हो गया। अब ये 3 को है, बिल्कुल शॉर्ट है, इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको कुछ नहीं है। अगला सवाल है हमारा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? याद है? मुंडक उपनिषद से। आनंद मठ का लेखक बंकिम चंद्र। देख रहे हैं ना, आप लोग को बहुत सारा सवाल है जो आता ही है पहले से। आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ था? वाह, याद है। चलिए, आज के क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला जो क्लास चलेगा वो 2018 का चलेगा। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं हम लोग 22 तक, और फिर सिलेबस पे आएंगे।